नमस्कार। देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम इलाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। ये सही है कि अस्पतालों की लापरवाही और बदहाल होते हेल्थ सेक्टर पर बात करना अब बेमानी हो चुका है, क्योंकि लापरवाही और लाचार सिस्टम से सरकार और जिम्मेदारों ने खुद को मुक्त कर लिया है। अगर कोई इन बदहाल व्यवस्था की जिम्मेदारी लेता तो मैं उससे ये जरूर पूछता कि जेपी जैसे बड़े अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में एक गर्भवती महिला को क्यों जान गंवानी पड़ी, उसकी जान क्यों चली गई, क्यों उसको समय रहते एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई। ये बेहतर होता कि कोई कमला नेहरू अस्पताल में टूटे पलंग से गिरने से एक वृद्ध महिला की मौत की भी जिम्मेदारी लेता। इन दोनों घटनाओं से आप समझ सकते हैं कि बदहाल होते हेल्थ सेक्टर से जवाबदेही पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, वरना लापरवाही से हुई एक भी मौत सरकार को परेशान कर देती। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सरकारी अस्पतालों में बदहाल व्यवस्था और सिस्टम की लापरवाही के कारण एक वृद्ध महिला की टूटे पलंग से गिरने से मौत हो गई और इसके पहले एम्बुलेंस में देरी से एम्बुलेंस मिलने और देरी से ऑक्सीजन मिलने के कारण एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। ताज़ा मामला कमला नेहरू अस्पताल का है। यहाँ महिला बेड पर लगी साइड रेल को पकड़कर उठ रही थी, लेकिन अचानक लॉक खुलने से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर पड़ी, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। इस मामले में परिजनों का आरोप है कि महिला जिस बेड पर सो रही थी वो टूटा हुआ था। उसे उठते समय महिला सिर पर गिर गई और उसके सिर में गंभीर चोटें आई, जिससे उसकी मौत हुई है। और घटना के दौरान वहां ना कोई डॉक्टर थे और ना ही कोई वार्ड बॉय था। अगर समय रहते इलाज मिल जाता तो शायद महिला को जान नहीं गंवानी पड़ती, बल्कि वो बच सकती थी। जेपी नगर की रहने वाली 60 वर्षीय गैस पीड़ित जीनत बी को सांस लेने में तकलीफ के चलते 22 फरवरी को कमला नेहरू अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया था। जीनत की बेटी शबाना ने कहती है कि मां की तबीयत खराब थी, हमने उसे रात में ही अस्पताल में भर्ती करवाया था। मां के साथ पिता रुके थे। रात करीब 1:30 बजे जीनत वॉशरूम के लिए उठी। उठने के लिए उसने जैसे ही साइड रेल का सहारा लिया तो उसका लॉक खुल गया और वो पलंग से नीचे गिर पड़ी और इस दौरान दीवार की पिलर से सिर टकराने से उसे गंभीर चोटें आई। शबाना ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि घटना के समय वार्ड में कोई ना डॉक्टर था और ना ही कोई वार्ड बॉय था। पिता काफी देर तक परेशान होते रहे। करीब आधे घंटे तक कोई भी वार्ड बॉय नहीं आया और अगर आया तो उसने बताया कि रात में टाँके नहीं लगाए जा सकते, इसलिए मरीज को हमीदिया अस्पताल ले जाया जाए। मरीज की स्थिति ऐसी नहीं थी कि उसे उठाकर हमीदिया ले जाया जा सके। मरीज की बिगड़ती हालत को देखकर वार्ड बॉय किसी जूनियर डॉक्टर को लेकर आया। तब जब डॉक्टर आया, जब तक जीनत की मौत हो चुकी थी। इस घटना के संबंध में अस्पताल के जो अधीक्षक हैं डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में आया है, मैं उस दिन बाहर था, जानकारी लेकर इस मामले में बताऊंगा या कार्रवाई करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के बयान, इस प्रकार की घटनाएं मध्य प्रदेश के ऐसे हॉस्पिटलों में आ रही है जो कि टॉप के हॉस्पिटलों में गिने जाते हैं और वहां ऐसी घटना होना कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल खड़ी करता है। उस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, उनसे भी हम इसके बारे में बात करेंगे और शैलेंद्र सक्सेना जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, उनसे भी हम इस संबंध में बात करेंगे। मैं सबसे पहले रमेश शर्मा जी आप ही से जान लेता हूँ कि राजधानी के बड़े हॉस्पिटलों में इस प्रकार की घटना, इस प्रकार की लापरवाही, सिस्टम पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं और सिस्टम इतना लाचार हो गया है कि वहां पर एक मरीज को ऑक्सीजन न मिले, एक मरीज गर्भवती महिला को एम्बुलेंस न मिले और इसके अभाव में उसकी मौत हो जाए। क्या कहेंगे सर आप? तो निश्चित रूप से ये मामला गंभीर है और 1250 अस्पताल को लेकर के इस तरह की कुछ शिकायतें पहले से भी आ रही हैं। ये जो वहां पर खास तौर से ये गर्भ अवस्था वाला जो विभाग था, इसका एक बड़ा हिस्सा उन्होंने वहां से शिफ्ट किया है, शायद कार्डियो हॉस्पिटल में, ऐसी खबर भी आई थी। तब से वहां पर सुविधाओं का अभाव हो गया। बिल्कुल खबर सही है, लेकिन ये सर जो वहां पर चिकित्सक भी रहते हैं या जो दूसरा चिकित्सा का स्टाफ रहता है, वो ये कोशिश करता है कि प्राइमा फेसी कुछ करके मरीज को शिफ्ट कर दिया जाए हमीदिया में या कार्डियो में या सुल्तानिया में, कहीं भी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए जी। तो ये जो है 1250 में लापरवाही की शिकायत ये पहली नहीं है और इससे पहले भी अनेक बार वहां से लापरवाही की शिकायत आ चुकी। इस पर 1-2 बार कार्रवाई भी हुई है और कार्रवाई होने के बाद भी लेकिन उसमें कोई सुधार आ नहीं रहा और मोटे तौर पर सरकारी अस्पतालों की यह हालत न केवल इस अस्पताल में है बल्कि अधिकांश अस्पतालों में ये हालत सुविधाओं का अभाव है और इसी कारण से ये प्राइवेट अस्पताल पनप रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस पर तो एक्शन होना ही चाहिए जी। लेकिन एक्शन होगा तो कैसा होगा? सवाल ये नहीं है कि एक्शन होगा या नहीं होगा, सवाल तो ये है कि वहाँ पर एक गर्भवती महिला जिसको ऑक्सीजन नहीं मिली,
काफ़ी देर तक तो उसे एम्बुलेंस नहीं मिली और जैसे तैसे उसको एम्बुलेंस मिली तो उसमें ऑक्सीजन नहीं था। क्या हमने जो कोविड के दौरान के जो बिगड़ते हुए हालात थे उसको देखकर कोई सीख नहीं ली? अगर सीख ली होती तो हम ये कह सकते हैं कि राजधानी में बैठे बैठे हुए एक महिला की मौत नहीं होती, क्योंकि इस पर कोई गंभीर नज़र नहीं आ रहा है और ऐसी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है जो आज तक नज़ीर बनी। ये बिल्कुल आपने सही कहा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि सरकारी अस्पतालों में एक विशेष प्रकार का वातावरण बन रहा है काम ना करने का, मरीज को सुविधाएं ना देने का, और जिसके कारण ही ये प्राइवेट अस्पताल पनप रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सरकार इतना खर्च करती है, हर साल सरकारी अस्पतालों का बजट बढ़ता है, डॉक्टरों की भी नियुक्तियां होती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के एक बार अगर किसी की नियुक्ति हो गई तो वो मन मर्जी से जाना हो, मन मर्जी से आना, और कहीं ना कहीं हर सरकारी डॉक्टर जो है वो कहीं ना कहीं किसी प्राइवेट उससे भी जुड़ा रहता है, बेनामी से या नामी से। तो कुल मिलाकर के ये एक प्रकार का एक रैकेट जैसा अस्पतालों में पनप रहा है। मरीज की उनको उतनी चिंता नहीं, जितनी चिंता उनको अपना नाम बढ़ाने की, पैसा कमाने की या कुछ और बातों की चिंता है। मौके तौर पर इस पर कई बार बात उठती है। 1250 का मामला तो हर महीने 15 दिन में एक आध मामला आता है। कई बार वो सुर्खियों में आता है, कई बार खबर भी नहीं बन पाती, लेकिन आता जरूर है। तो कुल मिलाकर के इस पर पूरी ओवरऑलिंग होना चाहिए पूरे स्टाफ की। जी जी बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ में शैलेंद्र सक्सेना सर भी जुड़े हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम पूछ लेते हैं। सर, सरकारी सिस्टम की लापरवाही, और लापरवाही इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर इस प्रकार की घटना हुई है। एक गर्भवती महिला सुमन की मौत हो जाती है। सुमन राजधानी के जेपी अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन जेपी से हमीदिया ले जाने के लिए पहले तो एम्बुलेंस नहीं मिली और जैसे तैसे एम्बुलेंस मिली तो उसमें ऑक्सीजन नहीं मिले। ऐसे में सुमन की तबीयत बिगड़ गई और हमीदिया इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन जो रेफर का खेल खेला जाता है अस्पताल और अस्पतालों के बीच में, वो कितना गंभीर होता चला जा रहा है। अरे ये भोपाल का बड़ा चर्चित अस्पताल है जी, और ये कोई पहली घटना नहीं है जी, कि किसी मजबूर मरीज को, चाहे गर्भवती महिला हो चाहे बुजुर्ग महिला हो, जी, उसको एम्बुलेंस का ना मिलना ही सबसे गंभीर लापरवाही है। और एम्बुलेंस में ऑक्सीजन का ना होना ये उससे भी बड़ी उससे भी ज्यादा लापरवाही गंभीर है। है, बिल्कुल क्योंकि आजकल जितनी भी एम्बुलेंस है सभी में ऑक्सीजन की सुविधा होती है और होना भी चाहिए। जी, और यदि इस महिला को समय पर उचित इलाज मिल जाता तो आज उसके साथ ये हादसा ना होता। जी बिल्कुल। इसके लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो एम्बुलेंस वाले हों चाहे डॉक्टर हों, इनके खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन एक सवाल और है, कमला नेहरू हॉस्पिटल का है। वहाँ पर एक महिला भर्ती हुई थी और जिस बेड पर उसको लेटाया गया था, जिस बेड पर उसका इलाज चल रहा था, वो दरअसल बेड ही टूटा हुआ था। जब महिला वॉशरूम के लिए उठी तो जो रैली होती है उसको पकड़ने की, वो टूट गई और वो टूटने से महिला नीचे गिरी, दीवार में महिला का सिर पटकाया और उससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ये कितना गंभीर है सर, क्योंकि कहीं बेड नहीं है, कहीं बेड में बिछाने के लिए चादर नहीं है और बेड है भी तो टूटे हुए हैं। ऐसे बेड है जिसमें मरीजों की मौत हो रही है। सुविधाओं का अभाव इसलिए भी है सर, क्योंकि जो इन मरीजों की सुविधाओं के लिए सामग्री क्रय की जाती है वह भी टेंडर के आधार पर की जाती है, कमीशन खोरी के आधार पर की जाती है। इसीलिए क्वालिटी वाला सामान ही नहीं है अस्पतालों में और ना ही पर्याप्त दवाएं हैं। और बेड का टूटा होना ही घोर लापरवाही को सिद्ध करता है कि इतने बड़े अस्पताल में यदि समय रहते बेड हो अथवा दूसरी उपयोगी सामग्री हो, उनकी व्यवस्था नहीं की जाती है तो आखिर कौन है इसका जिम्मेदार। तो यह सवाल पूछना लाजमी है कि इस प्रकार की घटनाओं के लिए वास्तव में जिम्मेदार कौन है, डॉक्टर, नर्स और या फिर वे लोग जो इस प्रकार की सामग्री को क्रय करने का ठेका लेते हैं तथा सस्ती सामग्री क्रय करके अपनी लापरवाही सिद्ध करते हैं, अपना कमीशन ले लेते हैं और मरीजों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं। बिल्कुल सर, चूंकि मैंने शुरुआत में कहा कि अगर इन दोनों घटनाओं का कोई जिम्मेदार होता तो मैं उनसे ये जरूर पूछता कि वार्ड में कोई डॉक्टर क्यों नहीं था, कोई वार्ड बॉय क्यों नहीं था और समय पर उस महिला के जब सिर में चोटें लगी तो उसको टाँके क्यों नहीं लगाए गए। रात को 1:30 बजे वार्ड बॉय ये कहते हैं कि अभी रात में टाँके नहीं लगाए जा सकते। तो अस्पताल है या पान का ठेला है? क्यों अस्पताल में वो सुविधाएं नहीं है? मुझे ये समझ में नहीं आता। वार्ड बॉय झूठ बोलते हैं जी, नाइट ड्यूटी के नाम पर
अलग से बैठकर दारू पीते हैं, मुर्गा पार्टी करते हैं। कई जी। अस्पतालों के इस प्रकार के वीडियो भी वायरल हुए हैं। बिल्कुल। ऐसे वार्ड, और ये वार्ड बॉय राजनीतिक नेताओं के चमचे होते हैं, जी। जो उन्हें अपनी नेतागिरी के बल पर नियुक्ति तो दिला देते हैं, जी। लेकिन पढ़े ना लिखे बस्ता पर गिर गिर पड़े जैसी कहावत को चरितार्थ करते हैं। ना उन्हें कोई अनुभव होता है और ना ही उनकी कोई योग्यता होती है। केवल अप्रोच के बल पर ये छोटी मोटी नौकरी पा जाते हैं और पूरी तरह लापरवाही प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण इस प्रकार की स्थितियां पैदा होती हैं। जी, ठीक है। बिल्कुल आपने सही कहा सर। मैं रमेश शर्मा साहब के पास में आना चाहूँगा। सर, जिस प्रकार से वहाँ पर इलाज चल रहा था, पहले महिला अस्पताल के जो बेड है उससे गिरी और जब उसके सिर में गंभीर चोटें आई तो टाँके लगाने के बजाय उसे ये कह दिया गया कि आप हमीदिया ले जाइए। क्या हर मर्ज की दवा हमीदिया में ही है? क्या हमीदिया के पास में कोई जादू की छड़ी है जो हर मरीज को ठीक कर देगी? क्यों उसी हॉस्पिटल में उसका ढंग से इलाज नहीं हो पाता? ये निश्चित रूप से ये गंभीर बात है। हर अस्पताल में 24 घंटे डॉक्टरों की ड्यूटी होती है, 24 घंटे नर्स की ड्यूटी होती है, 24 घंटे वार्ड बॉय की ड्यूटी होती है। जी। इमरजेंसी ड्यूटी अलग होती है और ये जो रेगुलर की 24 घंटे की ड्यूटी होती है अलग होती है। लेकिन डॉक्टर नर्स जितनी लापरवाही करते हैं, और ये तो वाकई अपने आप में आश्चर्यजनक बात है कि अगर पलंग से कोई गिरा होगा तो कैसी चोट लगी होगी, और उसको आधी रात को कोई कहे कि इसको आप ले जाइए, फला जगह ले जाइए। तो ये निश्चित रूप से काम को टालना है और एक प्रकार से मुफ्त की तनख्वाह लेकर के अपने घूमना है। तो स्वाभाविक रूप से ये गंभीर एक्शन है। मेरी दृष्टि में तो रात को अगर टाँके नहीं लगे तो ऐसे लोगों पर तो FIR भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। प्रशासन को उसके अलावा पर तो ये तो एक प्रकार का आपराधिक कृत्य है, आपने दूसरे को मार डाला। तो कुल मिलाकर के इस पर तो गंभीर एक्शन होना ही चाहिए। अब देखो सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। बिल्कुल ठीक है सर। जैसा कि हम हेल्थ सेक्टर की हम दिन ब दिन और बात करते ही हैं कि यहाँ पर ये लापरवाही हुई, वहाँ पर वो लापरवाही हुई। मेरा तो सीधा सवाल ये है और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आप भी बताइएगा कि इस बदहाल होते सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जाए और कैसे सरकार इस पर अपनी कमांड रखे। सरकार, हालांकि ये कहने को तो सरकारी अस्पताल है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की या स्वास्थ्य विभाग की इस पर कोई कमांड नहीं है। अगर ऐसा होता तो इसमें किसी की तो जिम्मेदारी होती। दोनों ही घटना के संदर्भ में मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। मोटे तौर पर हर चीज पर सरकार कोई काम नहीं कर सकती। ये जो लोग काम कर रहे होते हैं, अब सरकार में आप मान करके चल लीजिए कि एक मंत्री हो गया, 2-3 सेक्रेटरी हो गए और उनके डिप्टी सेक्रेटरी हो गए, तो कुल मिलाकर के या एक संचालक हो गया, तो कुल मिलाकर के अगर सारे मिलाकर के भी देख लेंगे तो सरकार के स्तर पर हमको 10-12 लोग मिलते हैं। और अस्पतालों और उनमें संख्या की दृष्टि से हजारों लाख से ऊपर का स्टाफ है पूरे मध्य प्रदेश को देख लें तो ये तो खुद लोगों की अपनी नैतिकता है कि उनको भगवान जी ने दूसरे के दर्द में रोटी दी हुई है। जैसे अस्पताल हो गया, वकील हो गया, तो दूसरे के दर्द में उनको अगर रोटी दी हुई है तो ये उनको एक नैतिकता होनी चाहिए कि जिस दर्द की दूसरे के दर्द की रोटी खा रहे हैं वो दर्द उनका कम हो, वो दर्द उनका बढ़े नहीं। ये कहीं ना कहीं एक मानसिकता जो आ गई है मुफ्तखोरी की, कि सरकारी अगर नौकरी मिल गई है तो अपने तनख्वाह ले रहे हैं, बाकी इधर उधर काम कर रहे हैं। ये जो मानसिकता, सामाजिक मानसिकता है, इसमें परिवर्तन आना चाहिए। ये कर्मचारी वो चाहे वार्ड बॉय हो, दाई हो या असिस्टेंट हो, डॉक्टर हो, ना कंपाउंडर हो, नर्स हो, उन सबको अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी क्या है। उनको सरकार का तो किसी को खौफ है नहीं, कम से कम भगवान जी से इस बात के लिए डरे तो ही व्यवस्था सुधर जाएगी। बिल्कुल, लेकिन भगवान का डर कैसे होगा, क्योंकि जो सरकारी अस्पताल है या जो उनके डॉक्टर है वो इस प्रकार की बातों को कहाँ गंभीरता से लेते हैं, भगवान से कहाँ डरते हैं। अगर वो भगवान से डरते तो वो कम से कम नहीं तो अपनी नैतिकता समझते, अपनी जिम्मेदारियां समझते और उन जिम्मेदारियों से पर खराबी उतरते जो कि सरकार ने उनको दी है। सरकार से उनकी सरकार जो तनख्वाह देती है, मोटी रकम देती है उनको सैलरी के नाम पर, वो उनको लेकर मदमस्त हो जाते हैं और फिर कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। मतलब जो अस्पतालों के जो हालात है वो इसी कारण बद से बदतर होते जा रहे हैं। सर, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये बिल्कुल कोई जिम्मेदारी, आज तो सरकारी कर्मचारी कोई भी है वो बिल्कुल भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये अस्पताल, स्कूल हुए या और सरकारी दफ्तर हुए, ये बिल्कुल इसी बात से कोई पहुंच जाए उसके पास, किस तरीके से पैसा मिले। पूरा सरकारी तंत्र जो है वो कहीं ना कहीं अपनी नैतिकता और अपना दायित्व बोझ कर उसका बिल्कुल उसको भान ही नहीं है उसको।
जी बिल्कुल। शैलेंद्र सर, जिस प्रकार से शर्मा साहब ने ये कहा कि नैतिकता बिल्कुल खोती जा रही है अस्पतालों से, डॉक्टरों से, वार्ड बॉय से और जो भी वहाँ पर स्टाफ है सभी से, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अस्पतालों की जो बदहाल स्थिति है, जो सिस्टम लाचार हो चुका है, उसे कैसे दुरुस्त किया जाए। ये सवाल मैंने जो शर्मा साहब है वो भी जुड़े थे, उनसे भी मैंने पूछा, आपसे भी यही जानना चाहता हूँ मैं। मेरे आदरणीय भाई शर्मा जी ने बिल्कुल सही बात कही है। हमारा सिस्टम लाचार है। बिल्कुल। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं सिस्टम नीचे से ऊपर की ओर बेकार होता है, मैं कहता हूँ ऊपर से लेकर नीचे की ओर बेकार होता है। हम लोग उन्हीं बातों का अनुसरण करते हैं, उन्हीं बातों को फॉलो करते हैं जो हम बड़ों से सीखते हैं। बड़े अर्थात हमारे ऊपर के जिम्मेदार अधिकारी। हमारे जिम्मेदार अधिकारी किस तरीके से भ्रष्ट हैं और हर प्रकार की लापरवाही में लिप्त हैं, वे कोई भी ऐसी प्रेरणा हम लोगों को नहीं देते, चाहे वो किसी भी विभाग का कर्मचारी हो या किसी भी विभाग की ऐसी नियुक्ति हो जहां पर ईमानदारी की शिक्षा दी जाती हो। तो जब ऊपर से ही हमें ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, निकम्मे अधिकारी मिलते हैं जो राजनीतिक अपने आशाओं के कारण पूरी तरह से मदमस्त हैं, मदहोश हैं और इतने अहंकार में डूबे हुए हैं कि उन्हें निम्न वर्ग के लोगों की चिंता नहीं होती, तो केवल स्वास्थ्य विभाग की बात न करें, सारे विभागों में यही स्थिति है और इसी कारण हमारे सिस्टम की नाकामी का परिणाम हम सभी को भुगतना पड़ता है। और जान पर बन आती है, कोई जान चली जाती है, उसका परिवार उस परिजन की मृत्यु के कारण कई बार अनाथों जैसी स्थिति में आ जाता है। मैं मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई डॉक्टर मोहन यादव जी से और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, वे भी मेरे बड़े भाई हैं, मैं बहुत आदर पूर्वक आग्रह करता हूं कि इन लापरवाह कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे उनसे जुड़े हुए नेता हो, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने अच्छे मुद्दे पर हम लोगों के विचार लिए। जी बिल्कुल सर, ये ऐसे जो सामाजिक मुद्दे हैं, लापरवाही के मुद्दे हैं, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं, वो हम बिल्कुल दिखाते हैं और पूरी ईमानदारी से दिखाते हैं। लेकिन अब सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, सिस्टम की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो लापरवाही हो रही है कम से कम उस पर ऐसी कार्रवाई करे जो नज़ीर बने, दूसरों के लिए प्रेरणा बने और ऐसी लापरवाही हो ही ना। तो हम तो ऐसे समाज की कल्पना करें जिसमें इस प्रकार की गंभीर लापरवाही हो ही ना। लेकिन ये कब होगा, मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या किसी की नैतिकता इस पर नहीं बनती है कि हम पूरी ईमानदारी से काम करें। निश्चित रूप से जिम्मेदारी तो हम सभी की बनती है, लेकिन जब तक अपने मन में ईमानदारी की भावना नहीं होगी, हम ऐसे कार्यों के प्रति सचेत हो ही नहीं सकते। और ईमानदारी की भावना भी कहां से आएगी जब तक हमारी अंतरात्मा ईमानदारी के प्रति समर्पित नहीं होगी। और ये सिस्टम की ही लापरवाही कहूंगा मैं तो, क्योंकि वर्तमान में जो चल रहा है, हर आदमी अपनी सेटिंग में लगा हुआ है, अपनी जुगाड़ में लगा हुआ है, उसको केवल अपना सुख, अपना विकास दिखता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते जरूर है सबका हित, सबका विकास, सबका सुख, लेकिन धरातल पर जब हम इस बात को देखते हैं तो स्थिति हमें कुछ और ही नजर आती है। धरातल की स्थिति कुछ और है और ये स्थिति इसलिए भी है सर क्योंकि सैया भाई कोतवाल तो फिर डर खाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने चूंकि जेपी अस्पताल की एक और बड़े मुद्दे को उठाया था, जहां पर एक ठेके का कर्मचारी, आप इसको जरा थोड़ा सा गौर से सुनिए, ठेके का कर्मचारी जो वहां पर एक्सरेज वगैरह होते हैं, जो भी जांचेस वगैरह होती है, उसको जो पैसा आता है वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेता है। सोचिए आप, और उस पर कार्रवाई भी नहीं हुई। और जब हमने सिविल सर्जन से पूछा कि इस पर कार्रवाई क्या हुई, तो उन्होंने बयान तक ही नहीं ली उसकी। अब आप सोचिए कि एक अदने से कर्मचारी पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है सिस्टम, तो जो बड़े अधिकारी हैं और जो वहां पर बैठे हुए लोग हैं, क्या उन पर कार्रवाई, आप कल्पना करिए क्या हो सकती है? संभव ही नहीं है सर, ये सब मिले हुए लोग हैं। मैंने कहा ना, सैया भाई कोतवाल तो फिर डर का आएगा। छोटे कर्मचारी के ऊपर कोई राजनीतिक आता है, उससे बड़े कर्मचारी के ऊपर और भी बड़ा राजनीतिक आता है, उससे बड़े कर्मचारी के ऊपर और भी कोई बड़ा नेता है। इसीलिए ये सारी स्थिति भ्रष्टाचार से घिरी हुई है। तथा मुझे तो कई बार निराशा भी होती है, लेकिन एक उम्मीद की किरण भी है। मध्य प्रदेश के मुखिया पर भरोसा भी है कि वे निश्चित रूप से पूरी व्यवस्था को चौकबंद करेंगे तथा
पूरी ईमानदारी के साथ, कभी कभी औचक निरीक्षण भी करेंगे ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ आकस्मिक कार्यवाही की जा सके। जी बिल्कुल। रमेश शर्मा साहब, आपके पास में आना चाहूँगा, चूंकि आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने भी अपने पत्रकारीय जीवन में कई ऐसी घटना देखी, कई ऐसे मुद्दे देखे, तो इसमें सुधार कैसे होगा? दरअसल ये पूरा का, जैसे कि अभी शैलेंद्र सर ने बताया कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर सारा सिस्टम ही एक जैसा है, तो इस पूरे सिस्टम को फिर सुधारा कैसे जाए? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि ये जो अंग्रेज सिस्टम जो है वो अंग्रेजों ने बनाया था, और इसका उद्देश्य जो था समाज की सेवा उतना नहीं था जितना लोगों से पैसा इकट्ठा करना था। वो सिस्टम अंग्रेजों का बनाया हुआ है, इसलिए भ्रष्ट है। इसमें कहीं ना कहीं समाज के बीच में, सरकारी कर्मचारियों के बीच में नैतिक जो दायित्व बोध का है वो प्रश्न इसमें उठना चाहिए, तभी ये सिस्टम सुधरेगा। एक व्यक्ति ये तय कर ले कि मुझे सब काम गड़बड़ी करना है, तो उसको कोई दुनिया का कोई ताकत उसको सुधार नहीं सकती। तो व्यक्ति के अंदर दायित्व का बोझ आना चाहिए, ये आभार का भाव आना चाहिए कि मुझे अगर तनख्वाह मिल रही है तो मुझे किस तरीके से काम करना है, और ये मरीज मेरे सामने आ रहे हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है इनको सुधारना, तो ये उनको खुद से काम करना चाहिए। और जो अस्पतालों के प्रभारी हैं उनको सिस्टम के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। ये तो कल्पना से परे है, फिर आधी रात को किसी अस्पताल में एम्बुलेंस ना मिले, और एम्बुलेंस मिले तो उसमें अपना ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं हो। तो कुल मिलाकर के ये पूरा नीचे से वार्ड वार्ड से लेकर के अस्पताल प्रभारी तक उन सबको एक नैतिकता का बोध भी होना चाहिए। और अगर मान लीजिए इस तरह की घटना हो रही तो पूरे अस्पताल को सख्त एक्शन होना चाहिए, हो आंदोलन हो जो भी कुछ हो, ऐसे लोगों पर तो सख्त इनको तो निकाल के बाहर करना चाहिए, जो कि व्यवस्था सुधर पाएगी, जो कि बिल्कुल आज तक देखने को ही नहीं मिला। आप जैसे कह रहे हैं उनको बाहर निकालना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। एक भी मामले में, इतने बड़े बड़े मामले हो गए, एक भी मामले में हमने ऐसा नहीं देखा कि एफआईआर हुई है। जैसा कि मैंने अभी शैलेंद्र सर को बताया था कि हमने सोनोग्राफी का एक मुद्दा उठाया जेपी अस्पताल का, कि वहाँ का एक आउटसोर्स का कर्मचारी सोनोग्राफी के जो भी पैसे आती थी वो अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर करवाता था और अपने अकाउंट में डलवा लेता था। वो साल 2016 से लेकर 2024 तक ये काम करता रहा। सोचिए आप, 16 से 24 तक कितने साल बीत गए और कितने पैसे का उसने घोटाला किया होगा। आज तक उस पर एफआईआर नहीं हुई, बयान तक नहीं हुए, तो हम कैसे मान लें कि इतने बड़े मामलों में कभी कार्रवाई होगी? नहीं, निश्चित रूप से ये वाकई, दरअसल में क्या है कि एक आध किसी पर अगर एक्शन लेंगे तो वो सारे के सारे इकट्ठे होकर के नेतागिरी कर लेते, तो सारे भ्रष्ट जो है वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। ये कहा जाता है कि जो भ्रष्ट लोग होते हैं उनका संगठन अच्छा होता है और ईमानदार लोग हमेशा बिखरे रहते हैं। भले लोगों में बिखराव होता है और भ्रष्ट जो है वो संगठित रहते हैं। ये अपन दुनिया में किसी कोने में भी देख लें, तो सरकारी तंत्र में भी जितने भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी है उन सबका एक पूरा रैकेट चलता है। किसी एक के खिलाफ अगर जरा सा भी एक्शन हुआ तो अपन ने हमीदिया में भी देखा, 1250 में भी देखा, सारे लोग अपना काम बंद कर देते हैं, डॉक्टर हड़ताल पर चले जाते हैं। बिल्कुल, कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं, डॉक्टर हड़ताल पर चले जाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन बातों को करना ही छोड़ दें? अब लेकिन कैसे करें, अब पूरा अस्पताल ही जाम हो जाए। पिछले दिन अगर आपको याद हो तो 1 साल हो गए, 2 जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई हुई, सारे जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल ही कर दी थी। तो ये जो है तो ये भ्रष्ट लोग जो है ज्यादातर इकट्ठे रहते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। चूंकि मेरे पास में समय का अभाव है और हम कल फिर इसी वक्त नए मुद्दे के साथ में मिलेंगे। तो बता दें कि ये लापरवाही की जो तमाम तस्वीरें आती है, लेकिन उस पर एक्शन क्या होता है? ये सही है कि अस्पतालों की लापरवाही और बदहाल होते हेल्थ सेक्टर पर बात करना अब बेमानी हो गया है, क्योंकि लापरवाही और लाचार सिस्टम से सरकार और जिम्मेदारों ने खुद को मुक्त कर लिया है। अगर कोई इन मुद्दों और व्यवस्था की जिम्मेदारी लेता तो शायद आज कार्रवाई होती। तो फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए, तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।